हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी एडुकेटर डॉक्टर रची महेश्वरी। और जैसा कि आप हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब लोग एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर माइंड मैप्स। तो एज यू कैन सी मेरी स्क्रीन पे एक माइंड मैप है। ये माइंड मैप डिपिक्ट करता है पूरे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को। द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जिसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं और उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो इस माइंड मैप में द होल चैप्टर हैज़ बीन कवर्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत ही क्विकली रिवाइज होगा। सिंगल शीट में पूरा चैप्टर कंसाइज किया गया है। इससे आपका जो रिवीजन है वो बहुत फास्ट और बहुत क्विक होगा। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो एज यू कैन सी ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक पूरा माइंड मैप है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजीजेस कवर किया है। ऑफ कोर्स कैंसर, व्हाट इज एक्चुअल हेल्थ, एंड देन ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ये पूरा पार्ट है हमारा इम्यूनिटी का। और यहाँ पे एड्स लिया गया है, यानी कि सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो इस माइंड मैप में कवर किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डिजीजेस। तो डिजीजेस में ये जो एनसीईआरटी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक माइंड मैप में मैंने डाल दिया है, यानी कि सिंगल शीट में आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे डिजीजेस के बारे में। सो एज यू कैन सी डिजीजेस जो जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं वो हमको बहुत अच्छे से ऑफकोर्स लर्न करनी है। सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये हमको हर डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट डिजीज जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी टाइफॉइड। टाइफॉइड ऑफ कोर्स इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है और इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। स्पेसिफिक सिम्टम्स पे आने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिट कैसे होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है थ्रू कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि अगर हम कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम कर लेते हैं तो देर आर चांसेस कि जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में घुस जाएगा और फिर टाइफॉइड कॉज करेगा। इसके बाद इसके सिम्टम्स जो होते हैं दे आर सपोज टू बी योर एपेटाइट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसमें सस्टेन्ड हाई फीवर होता है। सो देर इज सस्टेन्ड हाई फीवर, देर इज गोइंग टू बी लॉस ऑफ एपेटाइट, देर इज गोइंग टू बी वीकनेस इन द बॉडी, देर इज गोइंग टू बी हेडेक, देर इज गोइंग टू बी स्टमक एक। और जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसमें इंटेस्टिनल परफोरेशन होता है। एक्सट्रीम केसेस जब भी हम कहते हैं तो समझ लीजिए इस बात को कि एक्सट्रीम केस का मतलब है कि वो ट्रीट नहीं हो पाई है डिजीज काफी लंबे टाइम तक। जब वो ट्रीट नहीं हो पाई है तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हैवक क्रिएट कर देते हैं हमारी बॉडी पे और इस वजह से इंटेस्टाइन को परफोरेट कर देते हैं। सो देर इज गोइंग टू बी इंटेस्टिनल परफोरेशन। इसके आगे आते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ टाइफॉइड। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो इसका होता है दैट इज योर विडाल टेस्ट। क्या होता है? वो होता है विडाल टेस्ट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिजीज पे। इतनी ही क्विकली हम सारी चीजें रिवाइज करेंगे। निमोनिया। निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय एज रिटन इट कैन बी कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अलॉन्ग विद दैट एक और बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है, वो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी दोनों ही बैक्टीरिया हैं और ये अफेक्ट करते हैं एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स को। तो निमोनिया में होता क्या है कि एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है जिस वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। तो अगर आप सिम्टम्स बताएंगे तो सिम्टम्स ये हैं कि भाई एक तो इसको फीवर होगा, ऑब्वियसली बहुत उसको ठंड भी लगेगी, फीवर आता है, चिल्स आते हैं, एक हाई फीवर मेंटेन रहता है और उसके अलावा यहाँ पे और क्या होता है, देर इज ऑल्सो गोइंग टू बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और क्योंकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाता है इसलिए एक्सट्रीम केसेस में ये भी होता है कि जो फिंगर नेल्स होते हैं और लिप्स जो होते हैं दे स्टार्ट टर्निंग ब्लूइश इन कलर। ये एक्सट्रीम केस है। ये स्प्रेड कैसे होता है? ये होता है एरोसोल स्प्रेड। किससे स्प्रेड होता है? एरोसोल से। एरोसोल यानी कि जब जो अफेक्टेड पर्सन है वो छींकता है या खांसता है तो जो एरोसोल रिलीज होता है उससे ये स्प्रेड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट डिजीज के पास। नेक्स्ट डिजीज इज गोइंग टू बी फिलेरियासिस। नाउ फिलेरियासिस ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। अब इसमें क्या होता है? फिलेरियासिस में जो लोअर बॉडी के लिम्फेटिक्स होते हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से लिम्फ का जो फ्लो है वो अच्छी तरह रेस्टोर नहीं हो पाता। लिम्फ जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है एंड बिकॉज लिम्फ कलेक्ट हो जाता है इस वजह से जो पैर होता है, स्क्रोटम होता है, यानी लो लेग्स एंड स्क्रोटम दे बिकम वेरी एनलार्ज, वो एलिफेंट के जैसे हो जाते हैं। सो दे बिकम ह्यूज बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज इन द लिम्फेटिक्स ऑफ द लोअर लिम्ब। ये होता है इसका पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद आते हैं कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एज यू कैन सी इज वुकरेरिया। वुकरेरिया के दो स्पीशीज होते हैं, वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वुकरेरिया मलेई, दोनों ही कॉज करते हैं फिलेरियासिस। लेकिन एक चीज याद रहे, जैसे कि टाइफॉइड और निमोनिया दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, फिलेरियासिस जो होता है वो एक एस्की हेलमिंथ का इन्फेक्शन होता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं जिस विच इज अमीबायसिस। अमीबायसिस कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन विच इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। प्रोटोजोन विच इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अमीबायसिस
स्प्रेड होता है कैसे, सिस्ट के फॉर्म में स्प्रेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एनसिस्टेड होता है, प्रोटोजोआ जो होता है ये एंटमीबा, ये एनसिस्टेड होता है, और सिस्ट जब कंज्यूम कर लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन, एग्स के साथ जब इसको कंज्यूम कर लेते हैं तो ये अंदर जाके हैच कर जाता है और इसमें से प्रोटोजोन निकलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका के सिम्टम्स क्या होते हैं या अमीबायसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जब आप अमीबायसिस के सिम्टम्स पढ़ते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अमीबायसिस में देयर क्लासिक सिम्टम इज कि इसमें जो स्टूल्स रिलीज होते हैं, उस स्टूल्स में बहुत सारा म्यूकस होता है एंड देयर इज गोइंग टू बी ब्लड ऑल्सो। सो स्टूल्स आर स्टेन्ड विद ब्लड एंड म्यूकस। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है कि दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ स्टमक एक एंड इट इज गोइंग टू ऑल्सो कॉज कॉन्स्टिपेशन। फीवर तो सस्टेन रहेगा ही, फीवर में तो देखिए कोई भी इन्फेक्शन है तो इम्यूनिटी काम करेगी, तो फीवर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट विच इज गोइंग टू बी योर कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड के बारे में क्या बताना, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, ये एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है, सो इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। और राइनो वायरस जो होता है वो नाक में जाके सेटल हो जाता है, और इस के तो सिम्टम्स ये तो हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली सफर करते हैं। सो देयर इज गोइंग टू बी सोर थ्रोट, देयर इज गोइंग टू बी हेडेक, देयर इज गोइंग टू बी कंजेशन इन द नेजल पैसेजेस। कैसे स्प्रेड होता है, ये भी एरोसोल स्प्रेड होता है। Now this common cold lasts for about 3 to 7 days और उसके बाद ये सेल्फ अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ कॉमन कोल्ड। अब एक और चीज़ है कि कॉमन कोल्ड और निमोनिया में अक्सर डिफरेंस पूछता है। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो नोज को अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, लेकिन निमोनिया में जो स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो जाकर के सीधे एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स को अफेक्ट करते हैं। तो निमोनिया सेटल्स इन द लंग्स, वेयर एज राइनो वायरस जो होता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जाता है, वो उसी को अफेक्ट करता है। सो देयर इज एंड ऑफ कोर्स स्प्रेड तो होता है इसका भी एरोसोल से। नेक्स्ट आते हैं विच इज गोइंग टू बी मलेरिया। अब मलेरिया इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग थिंग टू डिस्कस, तो इसको 1 मिनट बात करेंगे। पहले एस्केरियासिस पढ़ते हैं। एस्केरियासिस कॉज्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो कि राउंड वर्म होता है, और एस्केरियासिस भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है। एस्केरियासिस और अमीबायसिस में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए अमीबायसिस जैसा कि मैंने आपको बताया, द स्टूल इज गोइंग टू बी स्टेन्ड विद blood and of course there is going to be lot of mucus, there is going to be excessive stomach ache and there is going to be also constipation। लेकिन जब एस्कैरियासिस की बात करते हैं तो एस्कैरियासिस में there is blockage of the intestinal passages। प्लीज समझिए कि जो राउंड वर्म होता है, राउंड वर्म लंबा लंबा होता है और बिकॉज इट इज लॉन्ग एंड इट रिप्रोड्यूसेस वेरी फास्ट, तो ये इंटेस्टाइन्स को ब्लॉक कर देते हैं, वर्म्स इंटेस्टाइन्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए इंटेस्टिनल ब्लॉकेज इज अ फीचर ऑफ एस्केरियासिस। वेयर एज अमीबायसिस के अंदर क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी ब्लड, there is going to be blood and mucus in stools। So ascaris cause करता है ascaris lumbricoids जो कि round worm होता है। This is your ascariasis। Now coming to malaria। अब malaria of course is caused by plasmodium and plasmodium is coming in 4 species। plasmodium के 4 species है जो हमको पढ़ने हैं। There is going to be plasmodium vivax, plasmodium malariae, plasmodium falciparum and plasmodium ovale। आउट ऑफ दीज ये जो लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम की, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। नाउ वन मोर थिंग टू बी लर्नड, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है वो सेरिब्रल मलेरिया कॉज करता है, सेरिब्रल मलेरिया जो फेटल हो सकता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। तो आइए फटाफट से इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया का, लेकिन ये जो स्प्रेड होता है ये होता है थ्रू फीमेल अनोफिलीज मस्कीटो। तो जब तक अनोफिलीज मस्कीटो, फीमेल अनोफिलीज मस्कीटो बाइट नहीं करेगी, रिलीज नहीं करेगी प्लाज्मोडियम को हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तब तक मलेरिया नहीं होगा। सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और वेक्टर में फर्क है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हुआ आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और जो आपका ट्रांसमिशन हुआ यानी कि जो आपका वेक्टर है जो डिजीज को कैरी कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर फीमेल अनोफिलीज। सो व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइड्स, ये क्या है, स्पोरोजोइड, मीरोजोइड, ट्रोफोजोइड, ये इसकी लाइफ स्टेजेस हैं। तो स्पोरोजोइड जो होता है वो रिलीज होता है किसके अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर। वहां से ये सीधे कहाँ जाते हैं, स्पोरोजोइड्स जाते हैं लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जाने के बाद ये क्या करते हैं, दे कैरी आउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लीज रिमेंबर, ह्यूमन की बॉडी में प्लाज्मोडियम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करता है फीमेल अनोफिलीज की बॉडी में, राइट। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पैरासाइट्स ब्लड स्ट्रीम से लिवर में पहुंच गए, लिवर में पहुंचने के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मैं इसको हाईलाइट भी स्पेसिफिकली आपके लिए करूंगी दैट दिस इज गोइंग टू बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट।
आगे चलते हैं. सो इन द लिवर सेल्स एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट बर्स्टिंग द सेल एंड दे रिलीज इनटू द ब्लड. तो बर्स्ट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं. यहाँ पे इस स्टेज को मीरोजॉइड कहते हैं. अब ये मीरोजॉइड्स जो होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं. अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं. कुछ मीरोजॉइड्स जो रिलीज हुए हैं वो तो सीधे चले जाएंगे ब्लड सेल्स में और आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे, बट कुछ क्या होते हैं वापस बाकी के लिवर सेल्स को ही इन्फेक्ट करते हैं. सो व्हेन दे आर कमिंग आउट, एज यू कैन सी, ये सारी की सारी कहानी जो है ये ह्यूमन होस्ट में है. ऑल ऑफ दिस स्टोरीज इन ह्यूमन होस्ट. मैंने इसको वाइट कर दिया ताकि आप अच्छे से इजिली इसको देख पाएंगे. आइए पढ़ते हैं. तो पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल्स एंड व्हेन इट इज रिप्रोड्यूसिंग asexually it is increasing in number. बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद ये क्या करता है, बाहर निकलने के बाद दिस इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस asexually in the red blood cells also. So when we are saying कि ये asexual करता है रिप्रोडक्शन रेड ब्लड सेल्स में भी, यानी कि ये फिर से रेड ब्लड सेल्स में भी नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन को ब्रेक करके उसको खाना शुरू कर देता है, तब हम इसको ट्रोफोजॉइड बोलते हैं. तो ट्रोफोजॉइड बेसिकली वो स्टेज है जो खा खा के बड़ी हो चुकी है, और जब बहुत सारे ट्रोफोजॉइड्स इकट्ठे हो जाते हैं कार्बीसी के अंदर तो ये बर्स्ट होता है. बर्स्ट होता है तो यहाँ से एक पिगमेंट रिलीज होता है. जो हीमोग्लोबिन इन्होंने खाया था उसको खाने के बाद जो पिगमेंट्स उनके अंदर इकट्ठे हुए हैं वो बना लेते हैं हीमोजोइन. एंड व्हेन दिस विल बर्स्ट, द आरबीसी विल बर्स्ट, हीमोजोइन विल आल्सो बी रिलीज्ड. जब जब ये आरबीसी बर्स्ट होगा, ट्रोफोजॉइड्स रिलीज होंगे, हीमोजोइन रिलीज होगा, तब तब आएगी साइकिल ऑफ फीवर एंड चिल्स. तो फीवर एंड चिल्स जो है वो इसका क्लासिक सिम्टम होते हैं. सो पैरासाइट्स दे रिप्रोड्यूस asexually in the red blood cells, they burst the red blood cells and they cause cycles of fever and other symptoms. The released parasites, they will now infect the new red blood cells. तो अब क्या होगा, अब न्यू रेड ब्लड सेल्स को ये इन्फेक्ट करेंगे, वहां जाएंगे, वहां भी हीमोग्लोबिन को कंज्यूम करेंगे. जब हीमोग्लोबिन को कंज्यूम करेंगे तो बड़े हो जाएंगे, और उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक शाइजोंट बनता है. इसलिए इस लाइफ साइकिल को शाइजोगोनी कहते हैं. शाइजोंट बनता है, रप्चर होता है, शाइजोंट रप्चर हुआ, बहुत सारे ट्रोफोजॉइड्स फिर से बाहर निकले, और फिर क्या हुआ, नए ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट किया. तो यहाँ पे जो साइकिल है ये चलती रहती है. फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेक्सुअल स्टेजेस हैं इसकी, देख आर कॉल्ड गेमिटोसाइट्स. जब ये आरबीसी को रप्चर कर देता है, जब आरबीसी रप्चर हो जाता है, इसमें से ट्रोफोजॉइड्स रिलीज होते हैं, फिर ये ग्रो होके बनते हैं गेमिटोसाइट. प्लीज रिमेंबर, गैमीटोसाइट गैमीट नहीं होता. गैमीटोसाइट वो सेल होता है जिसके अंदर गैमीट होता है, यानी ये गैमीटोसाइट जो होता है ये गैमीट को प्रोड्यूस करेगा. और मैंने अभी आपको बताया कि सेक्सुअल साइकिल जो है वो अनोफिलीज की बॉडी में जाके होती है, तो गैमीट यहाँ रिलीज नहीं होगा. ये गैमीटोसाइट्स जो होते हैं जिनके अंदर जो, या फिर जो बाद में जाकर के गैमीट बनाएंगे, दीज गैमीटोसाइट्स विल बी पिक्ड अप बाय द फीमेल अनोफिलीज मॉस्किटो. सो सेक्सुअल स्टेजेस जो गैमीटोसाइट होती हैं, दे डेवलप इन द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में डेवलप होंगी, और उसके बाद जब मॉस्किटो आएगा और फिर से हमारा खून पिएगा, ब्लड मील लेगा, तब वो इन गेमिटोसाइट्स को पिकअप कर लेगा, अपनी बॉडी में लेकर के जाएगा, और उसके बाद वहां उन गेमिटोसाइट्स से अनोफिलीज की बॉडी के अंदर, अनोफिलीज की गट के अंदर गेमिटोसाइट से गैमीट बनेंगे. सो दिस इज वेयर गेमिटोसाइट स्टेज. अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सी स्टेज है जिसमें ह्यूमन से पिकअप किया जाता है प्लाज्मोडियम को, वो गेमिटोसाइट स्टेज है. ठीक है, जब ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है वो कौन सी स्टेज थी, वो स्पोरोजॉइड स्टेज थी, राइट. जब ह्यूमन से ली गई तो कौन सी स्टेज थी, गेमिटोसाइट स्टेज थी. अब यहाँ पे गेमिटोसाइट्स जो होते हैं, दिस फीमेल मॉस्किटो इट टेक्स अप गेमिटोसाइट्स विद द ब्लड मेल. तो गेमिटोसाइट को पिकअप करेगी, और फिर क्या होगा इसके बाद, फिर देखते हैं. फिर मॉस्किटो होस्ट के अंदर ये पहुंच चुके हैं. अब ये पूरी लाइफ साइकिल जो है वो मॉस्किटो के बॉडी के अंदर हो रही है. तो फर्टिलाइजेशन, अब गैमिटोसाइट से गैमीट रिलीज होगा, गैमिटोसाइट से जब गैमीट रिलीज हो गया तो गैमीट्स की आपस में फर्टिलाइजेशन होगी. जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा. ये जो जाइगोट होगा ये फिर ग्रो होगा किसमें, स्पोरोजॉइट में. तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट विल टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज इंटेस्टाइन. क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट है कि उसके इंटेस्टाइन के अंदर चीजें हो रही हैं. क्या हो रहा है, देर इज गोइंग टू बी फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन जब होता है उसके बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाता है. वो जाइगोट इंटेस्टाइन से स्पोरोजॉइड बनाता है, और वो स्पोरोजॉइड जो होता है कहाँ पे स्टोर होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स. जब जब अब ये फीमेल, क्योंकि स्पोरोजॉइड जो है वो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आ गया, अब जब जब ये ह्यूमन को बाइट करेगा तब तक अपना सलाइवा इंजेक्ट करेगा. जब सलाइवा इंजेक्ट करेगा तो स्पोरोजॉइड जो होता है वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है. तो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस जिसको स्पोरोजॉइड बोलते हैं, दे एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड दे माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड. इंटेस्टाइन में
फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना था, स्पोरोजॉइट बन गया था बड़े होके, स्पोरोजॉइट माइग्रेट करके सलाइवरी ग्लैंड में चला गया, सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के वो स्टोर हो गया, और जब वो स्टोर हो गया सलाइवरी ग्लैंड में, तो एवरी टाइम नाउ द मॉस्किटो विल बाइट, तब क्या होगा, सलाइवा इंजेक्ट करेगा, सलाइवा के साथ ही स्पोरोजॉइट्स जो है फिर से ह्यूमन की बॉडी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, स्पोरोजॉइट जो है वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। सेकेंड थिंग, गेमिटोसाइट जो होता है वो मॉस्किटो पिकअप करता है। और सेक्शुअल साइकिल जो होती है वो अनोफिलीज की बॉडी में होती है, एसेक्सुअल साइकिल जो होती है वो ह्यूमन की बॉडी में होती है। इतना याद रखेंगे, काम चल जाएगा। चलिए, ये हुई बात डिजीजेस के बारे में, और इसके आगे हम चलेंगे किस पे, इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी में देयर इज गोइंग टू बी इनेट इम्यूनिटी एंड ऑफ कोर्स अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। देयर आर सर्टेन बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। कौन कौन से बैरियर्स हैं इनेट इम्यूनिटी के? बैरियर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये जो है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करने से रोकते हैं। तो बैरियर्स कौन कौन से हैं? देयर इज फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? फिजिकल बैरियर जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर हुआ जो हमारे बॉडी के सिक्रीशंस बनाते हैं, स्वेट, सलाइवा, HCl इन द स्टमक, ये सारे हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। देन विल कम योर सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में आएंगे आपके मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और NK सेल्स। ये फेगोसाइटोसिस करेंगे और उसके बाद जो भी फॉरेन बॉडी आई है या फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आया है उसको किल कर देंगे। नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में आते हैं आपके इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स स्टॉप द प्रोपोगेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन, यानी कि जो हेल्दी सेल्स हैं जिसमें अभी तक वायरस पहुंचा नहीं है उसको बचा लेते हैं वो वायरस को इन्फेक्ट करने से। नेक्स्ट आता है आपका अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ही स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब एक बार इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पहचान लिया तो उसके अगेंस्ट ही हमेशा एक इम्यून रिस्पॉन्स बिल्डअप करते रहेंगे। स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि it is called specific because it is very specific to the पैथोजन। तो प्रोड्यूसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब है जब जिंदगी में पहली बार हम किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, किसी बैक्टीरिया या वायरस को हम फेस करते हैं तो हमारी बॉडी एक प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है विच इज गोइंग टू बी ऑफ अ वेरी, ये जो होता है दिस इज पोस्ड बाय IgM एंटीबॉडीज प्राइमरी रिस्पॉन्स, और ये थोड़ा लो इंटेंसिटी का होता है। हमें पता नहीं है कि सामने वाले की क्षमता कितनी है, वो कितनी शक्ति से हम पे वार करने वाला है, इसलिए जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे वो थोड़ा सा लो इंटेंसिटी होता है। लेकिन एक बार जब हमने पैथोजन को पहचान लिया, दूसरी बार जब वो फिर से पैथोजन आएगा जिसको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि हमें पता है पहले से कि इस पैथोजन की कितनी कैपेसिटी है, ये हमको कितनी कैपेसिटी में नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम भेजते हैं अपनी पूरी की पूरी आर्मी यानी कि IgG एंटीबॉडीज। तो IgG एंटीबॉडीज को जब हम भेजते हैं तो हम बहुत नंबर्स में भेजते हैं और ये एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो फर्स्ट टाइम एनकाउंटर पे होता है एंड दिस इज डन बाय IgM एंटीबॉडीज। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है, पोस्ड बाय IgG एंटीबॉडीज। इसको और क्या बोलते हैं? एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रोड्यूसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये हो गई हमारी स्पेसिफिक और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। पोस्ड बाय T लिम्फोसाइट्स, ये जो T लिम्फोसाइट्स हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को मीडिएट करते हैं, और ये जो B लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होती है? प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स होते हैं। एंटीबॉडीज ये 5 तरह की होती हैं, और एंटीबॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया हुआ है एज यू कैन सी ओवर हियर। इन द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर वी कैन सी दैट देयर आर, please I am going to make it very specific for you. एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में as you can see that there are 2 heavy chains, ये दोनों heavy chains हैं, and then there are going to be 2 light chains, ये दोनों light chains हैं। So it is called as an H2, यहाँ पे लिखती हूँ H2L2, 2 heavy chains and 2 light chains। as you can see कि heavy chains और light chains आपस में जो होती हैं they are joined by disulfide bonds। तो you can see the disulfide bond here ये इंट्रा, एक सेकेंड के लिए इसको देखेंगे, 1 सेकेंड, और इसको हम नोटिस करेंगे कि जितने मैंने ब्लू मार्क किए हैं ये इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। 1 2 3 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो चेन्स के बीच में है, हैवी और लाइट चेन के बीच में। लेकिन अगर आप इंट्रा चेन देखेंगे तो इंट्रा चेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10 and 11 and 12. So there are going to be 12
इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कई बार पूछ लेता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर H2L2 होता है, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। फिर आते हैं हम वापस इसके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के पास। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विच इज पोस्ड बाय, ये हेल्प बी सेल्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये बी सेल्स के प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो टी साइटोटॉक्सिक हो सकते हैं, टी मेमोरी हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं आपके टी हेल्पर सेल्स, या फिर वो हो सकते हैं टी सप्रेसर सेल्स। तो ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बाकी की हेल्प करते हैं बी सेल्स को प्रोलिफरेट होने में, ताकि वो और ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो ये हुई हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इम्यूनिटी में, विच इज गोइंग टू बी योर, इट इज गोइंग टू बी योर एक्टिव एंड पैसिव रिस्पॉन्स। तो एक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आपने किसी की बॉडी में या फिर बॉडी के अंदर कोई एंटीजन घुस गया और हमारी बॉडी अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, ये एक्टिव इम्यूनिटी हुई। लेकिन अगर आप रेडीमेड एंटीबॉडीज किसी को दे देंगे तो आपकी बॉडी को तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, तब वो क्या बोली जाएगी, तब वो कही जाएगी पैसिव इम्यूनिटी। सो रेडीमेड एंटीबॉडीज जब हम देते हैं बाहर से बनी बनाई, तो आपकी बॉडी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ये किस केस में होता है, दो केस में होता है। देखिए दोनों ही केसेस में नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑप्शंस होंगे। नेचुरली हमारी बॉडी में पैसिव यानी एंटीबॉडीज बनी बनाई कैसे आएंगी, नेचुरली वो आती हैं सिर्फ दो तरीके से, फ्रॉम मदर टू बेबी। अब मदर टू बेबी दो ऑप्शंस है, जब तक वो वूम के अंदर है तब तक आईजीजी एंटीबॉडीज प्लासेंटा के थ्रू पास होंगी, और जब वो बेबी बॉर्न हो चुका है तब मदर्स मिल्क के थ्रू, कोलेस्ट्रम के थ्रू आईजीए एंटीबॉडीज जाएंगी। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल के केस में हम पैसिव इम्यूनिटी कैसे देते हैं, यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडीज कब देते हैं, स्नेक वेनम, जब स्नेक बाइट हो गया तो एंटी स्नेक एंटीबॉडीज जो बनी हुई हैं हमारे पास, दीज एंटीबॉडीज आर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, हमने पहले से इनको बना के रखा है, और अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ तो हम इमीडिएटली उसको इंजेक्ट कर देते हैं। सेम थिंग इज योर एटीएस इंजेक्शन ऑल्सो। एटीएस जो होता है एंटी टेटनस सेरम। अब एंटी टेटनस सेरम जो होता है, नाउ दिस वन एंटी टेटनस सिरम, इसके अंदर भी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बनी हुई हैं अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही किसी को चोट लगी या फिर कोई गिर गया रोड पे, बैक्टीरियल स्पोर एंटर होने के चांसेस हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले से बनी हुई जो एंटीबॉडीज हैं उनको देना पड़ेगा। देन कम्स योर एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि नेचुरली कैसे होगा, कोई इन्फेक्शन हो गया, यानी कि देयर इज सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, हमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीजन आ चुका है, अब हमारी बॉडी मेहनत करेगी उसको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर natural artificial immunity, right? Natural artificial, of course this is going to be your acquired immunity. फिर उसके अलावा ये आर्टिफिशियली भी दिया जाता है, जो होता है वैक्सीन का केस। तो वैक्सीन के केस में क्या है कि हमने पहले से ही एंटीजन को तैयार करके रखा हुआ है। ये एंटीजन वीक हो सकता है या ये डेड एंटीजन हो सकता है, लेकिन इसके अंदर अभी भी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये हमारी बॉडी के अंदर आके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर थ्रू इम्यूनाइजेशन। सो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, एवरीथिंग इज रिटन। आप जब रिवाइज करेंगे तो सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू कम इज गोइंग टू बी योर एलर्जी। एलर्जी एक हाइटन्ड रिस्पॉन्स होता है। एलर्जी के बारे में दो तीन चीजें याद रखनी होती है कि ये एक तो इडियोसिंक्रेटिक होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, किसी की बॉडी किसी एलर्जन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, किसी के लिए नहीं होती है, इसलिए ये एलर्जी जो है ये पर्सन स्पेसिफिक होगी। इसके अलावा इसमें क्या होगा, एक इम्यून रिस्पॉन्स बहुत हाइटन्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, एंड इट इज मीडिएटेड थ्रू आईजीई एंटीबॉडीज। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज इसको जस्ट गो थ्रू दिस वंस। So this says that it is mediated by IgE type of antibodies. यहाँ पे अगर हमें एलर्जी किसी को बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको सबसाइड करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एंटी एलर्जेंस। अब हिस्टामिन जो होता है वो एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा। इसकी वजह से हमें जब एलर्जी ठीक करनी होती है तो हमें देना पड़ता है एंटी हिस्टामिन। क्या देना पड़ता है, एंटी हिस्टामिन। एड्रीनलिन क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और उसके अलावा देयर इज गोइंग टू बी स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को लोअर कर देते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं यही एलर्जी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विल कम योर ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या है कि जब अपनी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो अपनी ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगते हैं, दैट इज गोइंग टू बी आर ऑटो इम्यूनिटी। सो मेमोरी बेस्ड होता है ये, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को दुश्मन समझने लगते हैं और उन्हीं को धीरे धीरे मारने लगते हैं। सेल्फ इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, राइट। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दो एग्जाम्पल्स हैं जो हमको लर्न करने हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं HIV, एड्स के पास। तो एड्स जो होता है, एड्स इज गोइंग टू बी योर ओके, सो एड्स जो होता है इट इज कॉज्ड बाय HIV। अब HIV क्या होता है, HIV इज अ रेट्रोवायरस। क्या है, इट इज अ रेट्रोवायरस। जब हम इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये कि इसका जो
जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है और वो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ एसोसिएटेड है, राइट। सो देर आर, यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली एक पॉइंट याद करना है कि जो आपका HIV होता है, नाउ दिस HIV हैज गॉट टू स्ट्रैंड्स ऑफ SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल में। कुछ इस तरीके से होता है ये, कैप्सिड है, न्यूक्लियो कैप्सिड होता है, एंड दीज आर गोइंग टू बी टू स्ट्रैंड्स एंड बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद देयर ओन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस। और इसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं इसके प्रोटीन कोड्स। ये प्रोटीन कोड है, एक और प्रोटीन कोड है यहाँ पे, और प्रोटीन कोड से निकले हुए हैं क्या, यहाँ निकले हुए हैं GP120, जो इसके ग्लाइकोप्रोटीनेशेस इसके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे GP120 आपको याद रखना है, ग्लाइकोप्रोटीनेशेस डिटर्मिनेंट्स, राइट, antigenic determinants which is GP120. So this is going to be the main structure. अब स्ट्रक्चर से हमें ये समझ में आता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए नहीं है, तो क्या होता है जब ये रेट्रोवायरस, इसकी लाइफ साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइए इसको देख लेते हैं। जब ये रेट्रोवायरस होता है एंड व्हेन दिस रेट्रोवायरस एंटर्स इनटू द बॉडी, व्हेन इट एंटर्स इनटू द बॉडी, तो इस वायरल आरएनए कोर, क्योंकि इसका जो कोर है वो आरएनए का बना हुआ है, दिस आरएनए कोर ये इन्फेक्ट करता है किसी नॉर्मल सेल को। प्लीज याद रखिए कि जब भी जो प्रोटीनेशियस कोट होता है, जो कैप्सिड होता है, उसके ऊपर जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किस चीज में, सेल के साथ बाइंड करने में। अब ये जो रेट्रोवायरस होता है ये कौन से सेल्स के साथ बाइंड करता है, ये बाइंड करता है टी हेल्पर सेल्स के साथ और मैक्रोफेजेस के साथ। टी हेल्पर सेल के साथ बाइंड किया और ये आरएनए जो है, इसका जो कोर है आरएनए, वो एंटर कर जाता है टी हेल्पर सेल के अंदर। जब ये टी हेल्पर सेल के अंदर एंटर करता है तो हमको तो पता है कि इसका जो आरएनए है दैट इज एसोसिएटेड विद इट्स ओन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ एसोसिएटेड है तो हमारी बॉडी के टी हेल्पर सेल के अंदर घुसने के बाद ये क्या करेगा, दिस वन इज बेसिकली गोइंग टू कैरी आउट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा सेल के अंदर घुसने के बाद, तब ये बनाएगा वायरल डीएनए, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि आरएनए से डीएनए बनेगा। सो हियर वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब ये वायरल डीएनए बन जाएगा, अब क्योंकि हमारी बॉडी का, हमारे सेल्स का जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए है, अब ये डीएनए हमारे सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सो नाउ वायरल डीएनए विल इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम। अब हमारे जीनोम के अंदर ये वायरल डीएनए आ चुका है और नॉर्मल डीएनए के जैसे ये रेप्लिकेट होगा। जब नॉर्मल डीएनए के जैसे रेप्लिकेट होगा तो वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। वायरल डीएनए जब रेप्लिकेट होगा तो वो वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। वायरल प्रोटीन्स बनाएगा तो उसका कैप्सिड फिर से बन के तैयार हो जाएगा और इस तरह से तैयार होगा नया वाला वायरस। सो दीज आर द विरियॉन्स, न्यू वायरसेस। जब ये न्यू वायरसेस बन चुके हैं तब ये सेल में से रिलीज होंगे और बाकी के टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेजेस को अफेक्ट करेंगे। आइए यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट। सो वायरल प्रोटीन कोड जो होता है वो बाहर रह जाता है, जो कैप्सिड है वो बाहर रह जाता है, सिर्फ आरएनए अंदर गया। आरएनए अंदर गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से इसने वायरल डीएनए बनाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया। अब ये वायरल डीएनए हमारे जीनोम के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो न्यू वायरल जेनेटिक मटेरियल विल बी प्रोड्यूस्ड। नॉर्मल जैसे हमारे प्रोटीन्स बनेंगे वैसे ही इस डीएनए के भी प्रोटीन्स कोड करके प्रोटीन्स बन जाएंगे। तो अब लेकिन ये प्रोटीन्स तो वायरस के हैं, तो न्यू वायरसेस विल बी प्रोड्यूस्ड क्योंकि इसके प्रोटीन कैप्सिड्स तैयार हो जाएंगे। इट इज गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वायरसेस। सो न्यू वायरसेस विच आर रिलीज्ड फ्रॉम दीज सेल्स, दे कैन नाउ इन्फेक्ट द अदर सेल्स। होता क्या है इसमें, देयर इज गोइंग टू बी वेरी लेस इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले बहुत मेन सेल्स हैं। वो नए बी सेल्स को रिक्रूट करते हैं और जब टी हेल्पर सेल्स ही बहुत नंबर्स में रिड्यूस हो जाएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आवर इम्यूनिटी इज गोइंग टू रिड्यूस। यहाँ पे एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस जो नॉर्मली नहीं होंगे, अगर किसी की इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है वो नहीं होंगे, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कैंडिडियासिस, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस यूजुअली नहीं होते हैं, लेकिन जब किसी की इम्यूनिटी बहुत लो होती है तब ये इन्फेक्शंस बहुत इजीली कॉज हो जाते हैं, इसलिए इनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहा जाता है। और क्या होता है यहाँ पे, इसकी डायग्नोस्टिक टेक्निक इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस हो सकता है इसका पीसीआर से, लेकिन जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है इसका ब्लॉटिंग। देयर इज गोइंग टू बी सदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये इसका जो होता है कंफर्मेटरी टेस्ट ब्लॉटिंग के बाद ही होता है। बट उसके अलावा देयर इज गोइंग टू बी पीसीआर। क्या होता है पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से आप बहुत कम क्वांटिटी के वायरस को भी डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पीसीआर जो होता है वो वायरल पार्टिकल्स को एम्पलीफाई कर देता है, राइट। बट द कंफर्मेटरी टेस्ट इज गोइंग टू बी योर ब्लॉटिंग टेक्निक, ओके।
कमिंग तो HIV ये हुआ। अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट इसका होता है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसमें मेडिसिन होती है AZT विच इज एजिटोथाइमिडीन, या फिर उसको जिडोवुडीन भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट्स जो है हमको HIV के बारे में थोड़े से लर्न करने हैं। कॉज्ड बाय HIV विच इज सपोज टू बी रेट्रोवायरस हैज गॉट, इसका जेनेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप देख लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज गोइंग टू बी ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब ड्रग्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। drugs are going to be your, not the last part अभी lymphoid organs थोड़ा सा बचा है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। So drugs then there are going to be symptoms and sign, causes and prevention and control. drugs 3 तरह के होते हैं, either they can be stimulants or they can be depressants or they can also be hallucinogens। तो फटाफट देखेंगे। opioids जो होते हैं papaver somniferum से निकलते हैं, from the latex of the papaver somniferum plant, these are the opioids। then you have your coca alkaloids which is going to be cocaine, ये stimulant होता है but high doses में can also behave as a hallucinogen। and then you have cannabinoids which are obtained from cannabis sativa and these are going to be your hallucinogens। hallucinogens मतलब कि altered perception कर देते हैं, जो चीजें नहीं है वो भी दिखने लग जाती हैं। so 3 types of drugs जो है हमको specifically पढ़ने हैं। क्या होता है symptoms and signs, हमें कब पता लगेगा कि कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन ड्रग अब्यूज कर रहा है। देयर इज गोइंग टू बी ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, पर्सन जो होता है बहुत अलूफ हो जाता है ड्रग्स के केसेस में। और याद रहे ड्रग्स जो होती हैं दे कैन ऑल्सो बी इनहेल्ड, दे कैन बी इंजेस्टेड, दे कैन ऑल्सो बी इंजेक्टेड। जब इंजेक्ट करते हैं सिरिंजेस से तो देयर आर चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस। एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सब इन्फेक्ट हो जाते हैं, ये सब स्प्रेड होते हैं थ्रू drug abuse। then there is going to be lack of interest in personal hygiene, withdrawal and isolation, the person will withdraw himself, and depression, aggressive and rebellious behavior, मतलब उनको क्योंकि सिर्फ ड्रग्स चाहिए इसलिए वो हर चीज में झगड़ा करते हैं। then deteriorating relationships because they want to be isolated, इसलिए इनके relationships खराब होते हैं। then of course there are going to be overall drop in the performance, स्कूल नहीं जाना है, सोते रहना है घर में, एक कमरे में बंद रहना है, ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं। फिर उसके अलावा ये क्यों होते हैं, कॉजेज क्या है, बिकॉज पेयर प्रेशर। सो देर इज अ क्यूरियोसिटी कि हमें ट्राई करना है, सो ट्राई करने के चक्कर में देन द पर्सन गेट्स हैबिचुएटेड और एडिक्टेड टू द ड्रग्स। नाउ कमिंग टू लिम्फॉइड ऑर्गन्स अगेन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। कमिंग टू लिम्फॉइड ऑर्गन्स, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स 2 तरह के होते हैं विच इज गोइंग टू बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होंगे जहां पे ब्लड सेल्स बनते हैं, यानी कि ये जो इम्यून रिस्पॉन्स के सेल्स हैं ये बनते हैं। सो दे आर गोइंग टू बी बोन मैरो एंड ऑफ कोर्स गोइंग टू बी थाइमस। थाइमस क्यों होगा, क्योंकि थाइमस के अंदर टी सेल्स आपके मेच्योर होते हैं, राइट। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स विच विल गिव राइज टू दीज इम्यून सेल्स, एंड थाइमस क्योंकि वहां पे जाके टी सेल्स मेच्योर होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पे ये जा करके एंटीजेंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जहां पे ये जाकर के रुक जाते हैं, इनका आराम गृह होता है, वहां जाके ये स्टे करते हैं। एंड आफ्टर दे स्टे ओवर देयर व्हाट हैपेंस इज दैट दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद द एंटीजेंस, इनकमिंग एंटीजेंस। सो देयर इज गोइंग टू बी स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज गोइंग टू बी योर मॉल्ट, द म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू ऑलमोस्ट बनाता है। म्यूकोजा एसोसिएटेड है, जहां पे भी म्यूकोजा है वहां पे ये प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, गट में है, यूरिनरी ट्रैक्ट में है, तो जहां भी म्यूकोजा होगा उसके साथ ये लिम्फॉइड टिश्यू एसोसिएटेड होता है। सो दीज आर गोइंग टू बी योर सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। प्लीज याद रहे एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरैक्शन होता है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज में होता है, और जो इनका डिफरेंशिएशन होता है, जब ये एंटीजन को पहचान जाता है उसके बाद ये डिफरेंशिएट करता है टू अटैक अ स्पेसिफिक एंटीजन, तो ये डिफरेंशिएशन भी कहां होता है, दिस विल ऑल्सो अकर इन द सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। नाउ कमिंग टू हेल्थ, health of course we understand definition is key, there is going to be a state of complete physical, mental and social well-being. Then comes cancer. Cancer again a very important point here. So cancer going to be the last part of the discussion. In cancer there are going to be types, that is benign, malignant. Malignant tumor जो होता है वो मेटास्टेसाइज करता है, ये याद रखना। malignant tumor का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में घूमता रहता है, बट benign tumor नहीं घूमता है। So malignant tumor is what is actually cancer. कैंसर जो है वो बॉडी में स्प्रेड होता है, सेल्स जो होते हैं वो नई नई जगह जाके कॉलोनाइज कर लेते हैं, और बाकी के नॉर्मल सेल्स के जो खाना नॉर्मल सेल्स को मिलना चाहिए था वो एक्चुअली ये सारा कैंसर सेल्स ले लेते हैं, विच इज वाई दे ईट अप ऑन द कॉस्ट ऑफ द normal cells. How do we carry out the diagnosis of cancer? It can be through biopsy. टिश्यू लेते हैं और सेल्स की स्पेसिफिक चीजों को नोट करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, अगर न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, साइटोप्लाज्म बहुत कम है, तो ये कैंसर सेल हो सकता है। सो बायोप्सी इज टेकिंग आउट अ टिश्यू एंड स्टडिंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप। देन इज रेडियोग्राफी में
Of course, radiography means exposure to the X-rays. X-rays से identify करते हैं, then there's going to be CT and MRI. CT और MRI से basically computed tomography and magnetic resonance imaging. इससे क्या करते हैं, soft tissues को identify करते हैं, soft tissues में जो abnormalities हैं उसको identify करते हैं. Other than that, please remember basics of cancer. Basics of cancer में दो चीजें याद रखनी है. एक तो ये कि there is uncontrolled division of cells, and the second thing that we have to remember is that there is going to be loss of contact इनहिबिशन. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे जब दो सेल्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, सो दे आर इनहिबिटेड फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन. बट जब लॉस हो जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, देन देयर इज गोइंग टू बी एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स विच इज गोइंग टू बी कैंसर. लास्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज. ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी में मेडिसिन दी जाती हैं. रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन को स्पेसिफिक पॉइंट पे टारगेट करते हैं और सेल्स को किल कर देते हैं. एंड इम्यूनोथेरेपी is when you train your immune system, when you इसमें alpha interferons use करते हैं, when you train the immune system to kill these cancer cells, that is going to be immunotherapy. तो ये था आपका mind map of human health and disease, quick revision of the chapter. Let me know how it helped you, and for more such mind maps, or if you want these mind maps, you can join my Telegram channel. I will be sharing the mind map over there, so you can take it from there. Thank you.